रमेश, जो कि अपनी दोनों टांगों को लटकाते हुए स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठा हुआ था, भयभीत होता हुआ चारों तरफ इधर उधर देखता हुआ बोला, रामू, तुम यहाँ कैसे? मैं पिताजी को गाड़ी पर छोड़ने आया था। वो बनारस जा रहे हैं। बनारस क्यों? रमेश ने पूछा। पिताजी का बनारस ट्रांसफर हो गया है। रमेश अभी तक घबराया हुआ नजर आ रहा था। मैंने फिर पूछा, रमेश, तुमने बताया नहीं कि इस वक्त रात्रि के 11 बज रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? क्या किसी गाड़ी का आने का समय है? कौन है वो? कहाँ से आ रहा है? तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? मैंने सब कुछ पूछ लिया, परंतु मेरी बातें से रमेश के कानों पर जूं तक न रेंगी। मैंने एक बार फिर रमेश को ऊपर से नीचे तक देखा और देखा कि रमेश उदास, बिल्कुल मौन खड़ा हुआ सोच रहा था। उसकी आंखों में नीर टपक रहे थे। मैंने उसके मन को टटोल लिया। अवश्य ही रमेश को कोई गहरी चोट लगी है, जिसके कारण आज वह स्टेशन के प्लेटफार्म पर पागलों की तरह टूल रहा है। रमेश ने मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, रामू, तुम घर जाओ, मुझको अकेले रहने दो। आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। इस वक्त किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। रामू, रामू, तुम जाओ ना। इस वक्त मेरी इच्छा कर रही है कि मैं रमेश, तुम कहते कहते रुको क्यों गए? क्या बात है? रमेश, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो। रमेश, इस वक्त मैं तुम्हारी हर बात को सुनना चाहता हूँ। बोलो कुछ साफ साफ कि तुम्हें किस बात का दुख है। रमेश, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रमेश, रमेश, ज़्यादा देरी क्यों करते हो? रात ज़्यादा हो रही है। रामू, पहले तुम ये बताओ कि मुझको एक रात भर के लिए अपनी यहाँ सोने की वास्ते कमरा दोगे? पहले तो रामू डरा। उसे लगा कि ऐसा तो नहीं कि रमेश ने आज कहीं चोरी की हो या किसी की हत्या की हो, जिसके कारण आज ये भागना चाहता है कहीं, या छुपना चाहता है। हो सकता है कि इसके पीछे पुलिस लगी हो, वारंट कटा हो। लेकिन फिर रामू के मस्तिष्क में ये बात आई कि जिसके साथ मेरी 10 साल पुरानी दोस्ती चली आ रही है, मेरा फर्ज है कि मैं उसे बचाऊं। मैंने जल्दी से रमेश का हाथ पकड़कर कहा, रमेश, ये कोई पूछने की बात है? घर तुम्हारा ही है। चलो आओ, चलो घर बैठोगे, तब हम तुमसे वहाँ तुम्हारी दुख की कहानी सुनेंगे। चलो। रामू डागरी कॉलेज के कल की पदवी पर काम कर रहा था। उसके घर में 3 आदमी हैं, रामू के पिताजी और रामू का छोटा भाई जो 14 साल का है। रामू की माँ गोपाल को 6 वर्ष का छोड़कर परलोक चली गई थी। गोपाल का पालन पोषण रामू और उसके पिता ने किया था। रामू, तुम जानते हो कि मैं पढ़ने में कैसा हूँ, और तुम ये भी जानते हो कि मैं परीक्षा के दिनों में कितनी मेहनत करता हूँ। रात और दिन एक कर देता हूँ, परंतु मेरे दिमाग में एक अक्षर भी नहीं बैठता। एक प्रश्न को 4 4 दिन, एक एक हफ्ता, यहाँ तक कि महीने लग जाते हैं, परंतु कुछ याद नहीं होता, जिसके कारण मुझे फेल होना पड़ता। घर वालों की डांट सुननी पड़ती और मास्टरों की नज़र में गिरे समझे जाते। रामू, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे बहुत मुश्किल से मास्टरों के हाथ पैर जोड़ने पर 9 क्लास में प्रमोशन मिला, और वह अब मैं 10वीं में कई साल से फेल हो रहा हूँ। यहाँ तक 10वीं में फेल होने की मैंने एक पंचवर्षीय योजना तैयार कर ली है, और अब दूसरी भी पंचवर्षीय योजना तैयार होने जा रही है।
मेरे साथ के जितने भी पढ़ने वाले थे सब ऊंची ऊंची पोस्ट पर चले गए। कोई बाकी है तो वो भी कोई भी ये काम कर रहा है, कोई डिग्री, कोई एमएलसी। लेकिन मैं ही एक ऐसा अभागा हूँ जो कि 10वें से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जिसको देखो वो यही कह रहा है, रमेश तुम 10वां पास कर लो फिर किसी नौकरी पर लग जाना। अब रामू तुम ही बताओ, इतना सब कुछ करने पर भी मैं नहीं पास हो रहा हूँ तो अब और आगे क्या पास हो पाऊंगा। मान लो मैं 10वां पास हो गया तो क्या मुझको नौकरी मिल जाएगी, जबकि इंटर पास, बीए पास नौकरी के लिए हाथ पसारे पसारे ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिलती। तो मुझ अभागे को जो कि 5 साल से लगातार 10वें में फेल हो रहा है उसको नौकरी कहाँ मिलेगी। लेकिन रामू मेरी माँ फिर भी पीछे पड़ी है। लोग बाग जितने भी जो कुछ कहते हैं अच्छाई के लिए, लेकिन फिर भी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बार बार यही इच्छा होती है कि कहीं भाग जाऊं, कुछ खा लूं, आत्महत्या कर लूं। बार बार मेरे कदम स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, कभी कुएं की ओर, नदी की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन तट पर जाते ही कदम रुक जाते हैं। आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ती। माँ की याद आ जाती है, जिस माँ ने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिस माँ ने अपने पेट से रोटी काट काट कर मुझे खिलाई, जिसने मेरे सुख के लिए हर तरह की मुसीबत उठाई, इसीलिए कि एक दिन मेरा लाल कमाने लायक होगा, कमा कर खिलाएगा। लेकिन एक मैं अभागा कमाकर खिलाने की बजाय आत्महत्या करने जा रहा हूँ। यही सोच के कदम रुक जाते हैं कि जिस माँ ने मेरे लिए इतना सोचा था, मुझको पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, क्या इसलिए कि एक दिन वो मुझको अकेली छोड़कर चला जाएगा। रामू अगर मैं आत्महत्या कर लूँ तो मेरी माँ तड़प तड़प कर रोएगी, रोते रोते अंधी हो जाएगी, खाना पीना छूट जाएगा, भूखी मरेगी। मैं ये सब नहीं देखना चाहता रामू, नहीं देखना चाहता रामू। बाहर से किसी ने आवाज़ें दी, रामू, रामू। रामू ने अपने भाई गोपाल से कहा, गोपाल जरा देखना तो कौन आवाज़ दे रहा है। गोपाल अभी तक पढ़ रहा था। गोपाल अनमनी भाव से उठा, दरवाजा खोलकर देखा, बाहर इंस्पेक्टर खड़ा था। कह रहा था, रामू है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गोपाल ने भीतर आकर कहा, भैया रतन, इंस्पेक्टर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, जाओ बुला लाओ। रामू ने कहा। रमेश ने पूछा, रामू ये रतन इंस्पेक्टर कौन है? रात के 12 बज चुके हैं, इस वक्त आना क्यों हुआ? रमेश तुम रतन को नहीं जानते, ये वही है जिन्होंने तुम्हारे साथ 8 साल तक पढ़ा था, आज इंस्पेक्टर बन गए हैं। इनकी बदली हुआ करती है, हो सकता है कहीं बाहर से आई हूँ। इंस्पेक्टर ने भीतर आते हुए कहा, रामू मैं तुमको गिरफ्तार करने आया हूँ, तुम्हारे नाम का वारंट कटा है। तुमने अपने कॉलेज की एक लड़की के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। चलो उठो, जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, उठो, देर मत करो। इंस्पेक्टर ने रामू के हाथों में जबरदस्ती हथकड़ी डाल दी और बाहर चलने को कहने लगा। रमेश ने कहा, इंस्पेक्टर रतन, क्या आप अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रहे हैं? जिसके साथ आपसे घनिष्ठ प्रेम था, आज आप जिसके हाथों में हथकड़ी डाली है, रतन आपको चाहिए कि आप उनको बचाने का रास्ता निकाले। रतन आपको चाहिए कि आप वारंट फाड़ के फेंक दे। रतन ने कहा, रमेश मैं मजबूर हूँ, मैंने बहुत कोशिश की बचाने की, परंतु कोई उपाय न निकल सका तो मुझको मजबूरन आना पड़ा। रतन इंस्पेक्टर रामू के हाथ में
हथकड़ी डालते हुए बाहर लिए जा रहा था। रास्ते में दरवाजे पर रामू ने देखा कि रीता अपने दोनों हाथों को पीछे किए खड़ी मुस्कुरा रही थी। रामू रीता को देखते ही आग बबूला हो गया। रामू कहने लगा, रीता जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम झूठा प्रेम रचाकर एक दिन मुझे गिरफ्तार करा दोगी। रीता मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और कहने लगी, मिस्टर रामू, आपको मैं गिरफ्तार कराने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं खुद आपको गिरफ्तार करने आई हूँ। रीता ने अपने हाथों को पीछे से आगे लाते हुए कहा, और ये रहा आपका वारंट। रीता ने गुलाब के फूलों की माला रामू के गले में डाल दी और इंस्पेक्टर के हाथों से हथकड़ी लेकर खोल दी। रामू ने एक सिरे से अपने चारों ओर देखा और मुस्कुराने लगा। गुलाब के फूलों की खुशबू रामू के नस नस में दौड़ने लगी। अभी तक जितनी बातें हुई थी, रामू उन सब बातों को भूल सा गया। उसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई पड़ी, जैसे कि वो कह रही हो कि बेटा रामू, मुबारक हो तुमको ये दिन, भगवान तुम दोनों को सदा बनाए रखे। रामू ये आवाज़ सुनते ही दरवाजे के बाहर झांकने लगा। उसने देखा वहाँ माँ नहीं है। चंद्रमा झांका रहा है और आशीर्वाद देने इतने नीचे उतर आया।